मैंने ये बीटीएफ वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और उनका मैथ्स का लेवल थोड़ा सा वीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में यूज होने वाले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो बच्चे इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम की वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं। अदर बोर्ड्स में भी बहुत रेयरली ऐसा होता है जिन बोर्ड्स में इन चीजों की पढ़ाई हो। फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन ऐसे टॉपिक हैं जो 11th 12th में आते हैं या फिर डिप्लोमा में आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां पर मतलब बाइनोमियल थ्योरम में इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या सिंबल होता है। तो फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, वैसे ही फैक्टोरियल भी एक प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिस चीज को उल्टे आई की तरह डिनोट किया जाता है। उल्टा आई मतलब एक लाइन खींचा और डॉट लगा दिया, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है, होता क्या है, किसी भी इंटीजर का 1 तक का मल्टीपल, दैट इज फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने, किसी भी इंटीजर का 1 तक का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इज द फैक्टोरियल। क्या हुआ, दोबारा से बताता हूं। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। क्या लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल। बहुत छोटी सी चीज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 इंटीजर है, 5 का 1 तक मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। मेरा आंसर आ गया, फैक्टोरियल का आंसर आ गया कितना, 120। 5 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 120। एक बार आप लोग निकाल के देख लो, 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, ये सब निकाल करके देख लो। निकाल लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 का 1 तक मल्टीप्लाई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 का मल्टीप्लाई 6 का है तो 6 भी इंक्लूड करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूं यार, अगर मेरे पास आता है 7 फैक्टोरियल, क्या आता है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। मतलब कहीं भी रोका जा सकता है बीच में, अगर 1 से पहले कभी भी रोक रहे हैं। क्या बोला मैंने, अगर 1 से पहले कहीं भी रोक रहे हैं तो उसके आगे फैक्टोरियल जरूर लगा देना। ऐसे नहीं 7 इंटू 6 इंटू 5 कर दिया, नहीं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर लास्ट तक चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग लास्ट तक चल रहे हैं 4 3 2 1 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग लिखते हुए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है बात मेरी? आई थिंक फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं। ये बार बार हर स्टेप में एक क्वेश्चन के अंदर 10 बार यूज होने वाला है फैक्टोरियल बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो फैक्टोरियल को अच्छे से समझ लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं रफ करता हूं। अगर मैं बोलूं 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 का 1 तक मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, 1 फैक्टोरियल क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर मैं बोलूं 0 फैक्टोरियल क्या होगा, तो बच्चों याद रख लेना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। इसका एक डेरिवेशन है, हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की। 1.5 पेज की डेरिवेशन है यार,
ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बस याद रखना कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। क्या बोल दिया मैंने? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। इस चीज को याद रख लेना। बात समझ आ गई? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट अप टू 1 किसी भी इंटीजर का। उसके बाद मैंने कई तरह के फैक्टोरियल समझ लिए, और फैक्टोरियल को कहां कहां रोक सकते हैं मैंने ये समझ लिया। 1 फैक्टोरियल क्या होता है मैंने ये समझ लिया। 0 फैक्टोरियल क्या होता है मैंने ये समझ लिया। बातें समझ आ रही है ना? चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। फैक्टोरियल की कहानी खत्म हो गई, यहीं तक था फैक्टोरियल। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे भाई? कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी मुझसे पढ़ो सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं, मत पढ़ना मुझसे, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पढ़ो नोटबुक और पेन उठा करके बैठना। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर राजन सर से पढ़ रहे हो तो मतलब कुछ सीख के जाओगे, और कुछ सीखना है तो नोटबुक और पेन उठाना पड़ेगा। एक एक चीजों को जो मैं बताता जाऊं उसको सोल्व करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, और एक एक चीज तुम सोल्व कर पाओगे, आई गारंटी है। ठीक है, एक एक चीज बता दूंगा डिप्लोमा के अंदर पीएचडी की हुई है। एक एक चीज कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां नहीं। 7 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स कवर करके 100 मार्क्स दिलवाने की हिम्मत रखता हूं, सिर्फ 7 डेज के अंदर। लेकिन बच्चा थोड़ा सा ठीक हो, इतना हो कि 70-75% आए हुए हो 10th में, आराम से 100% आ जाएंगे 7 डेज के अंदर। इतना सा मैथ्स है, बस तसल्ली से पढ़ना, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों अब कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिस चीज को NCR से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? NCR से डिनोट किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या डेफिनेशन होगी, क्या होगा, कैसे हो, कोई जरूरत नहीं हमें। हमें जितना सिलेबस में है सिर्फ उतना ही पढ़ने की जरूरत है। एक चैप्टर भी होता है बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन के ऊपर, नहीं कोई फायदा नहीं, पढ़ते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है, हमारे नंबर नहीं आने वाले। मार्क्स आएंगे किससे? जितना हम चाहते हैं, जितना हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, एनसीआर कैसे सोल्व किया जाता है, हम लोग ये बात करते हैं। मैंने बताया कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है किससे? एनसीआर से लिखा जाता है। ध्यान रखना, एन भी एक नंबर होता है और आर भी एक नंबर होता है। याद रहेगी बात? क्या बोला मैंने? एन भी एक नंबर होता है और आर भी एक नंबर होता है। ठीक है, वेयर एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। हमेशा आर से बड़ा होगा या बराबर होगा। कौन होगा? एन। एन जो है वो हमेशा आर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ध्यान रखना इस बात का, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अब इसको सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई, देखो सी की कोई वैल्यू नहीं होती, सी हमेशा सी ही लिखा जाता है, कैपिटल से ही लिखा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, एक बार बता जरूर देना कमेंट करके कि सर आप फास्ट पढ़ाते हो, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, मैं स्लो हो जाऊंगा। ठीक है, एनसीआर को, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है एनसीआर से। सी कॉम्बिनेशन को बताने के लिए होता है। एन और आर की वैल्यू कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। एन हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है आर से। अब जब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला, रट लेना, रट जल्दी से। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझ आ रही है ना? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप लोगों ने समझ लिया था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यार। 5C2 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? 5C2 की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा?
5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही होगा ना भाई। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं भाई इसको। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं? 2 इंटू 1 इंटू ये कितना हुआ? कितना हुआ ये? 3 फैक्टोरियल। बच्चा एक काम ध्यान से सुनना, अगर 3 फैक्टोरियल हो और यहां 2 फैक्टोरियल है तो इसको 6 फैक्टोरियल मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोल दिया मैंने? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 मत बना देना। पहले ये अलग से सोल्व होगा, ये अलग से सोल्व होगा, उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने? इन दोनों को पहले ओपन करना फिर मल्टीप्लाई करना। पहले पता चला दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया फिर फैक्टोरियल लगा दिया, गलत हो जाएगा सीधा सीधा, याद रखना। ठीक है, चलो 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है, यहां पर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब क्या हुआ भाई? 5C2 की वैल्यू होती है 10। कितनी होती है भाई? 10। किसकी? 5C2 की वैल्यू। बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे कंफर्म है बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार और एक क्वेश्चन और लिख करके देख लेते हैं। 7C4 लिखो, जल्दी सोल्व करो फटाफट। नोटबुक तो लेके बैठे हो ना भाई? ऐसा तो नहीं है कोई जो नोटबुक लेके नहीं बैठा है। सबके हाथ में नोटबुक और पेन होना चाहिए और जो जो बताता चलो फटाफट सोल्व करते चलना चाहिए। क्या बोला मैंने? 7C4। ठीक है, क्या मतलब हुआ? 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। यही होगा ना? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? चलो चलते हैं। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों कर दूं भाई? नहीं करना, मना किया था ना मैंने। ठीक है, 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1। आप कहोगे सर आपने ओपन क्यों नहीं किया पूरा? इसको पूरा ओपन करो। पूरा ओपन कर लोगे ना तो भी उतना ही आंसर आएगा। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश की। क्या? इसको वहां तक ओपन करना है जहां तक नीचे वाला बड़े वाला नंबर हो। 7 फैक्टोरियल को वहां तक ओपन करना है जहां पर नीचे बड़े वाला दिया हुआ हो। यहां 4 फैक्टोरियल ना, तो 4 फैक्टोरियल तक ओपन करो। मैंने बोला था अगर बीच में रोकना हो तो फैक्टोरियल लगा करके रोकते हैं, याद है ना? भूले तो नहीं हो? चलो फटाफट आ जाओ। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया। देखो इसको भी ओपन करता, इसको भी ओपन करता। 4 3 2 1 यहां भी आता, 4 3 2 1 यहां भी आता, पूरा कटता। मैंने बिना ओपन किए काट दिया। ठीक है, 3 2 6 कट गया। मेरा कितना आंसर आ गया? 35 मेरा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गई होंगी। फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद हो गया होगा, एनसीआर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद हो गया होगा, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों बात? चलो यार रफ करते हैं, फटाफट चलते हैं। अब 3-4 चीजें नीचे लिखी हुई है मैंने कॉम्बिनेशन के नीचे। 3-4 चीजें लिखी हुई है, NC0, NC1, NCN। क्या होता है ये बच्चों? इनकी अपनी एक वैल्यू होती है जो तुम लोग निकालोगे तो भी निकाल सकते हो। NC0 की वैल्यू हमेशा होती है 1, NC1 की वैल्यू होती है n, NCN की वैल्यू होती है 1, NCN-1 की वैल्यू होती है। ये 4 चीज याद रख लेना। नहीं भी रखोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। फॉर्मूले में यूज करोगे और फटाफट सोल्व कर दोगे। क्या बोला मैंने? फॉर्मूले में यूज करोगे और फटाफट सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर याद रहेगा तो क्या दिक्कत है? जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम बच जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? अगर मेरे पास यहां दिया हुआ हो 5C0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब कि यहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो, पता है ना, c की वैल्यू तो चेंज नहीं होती, c तो c रहता है हमेशा। n की वैल्यू
कुछ भी हो मेरे पास आंसर 1 ही आएगा अगर नीचे वाला r की वैल्यू 0 है। अगर r की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो हमेशा आंसर 1 आएगा। याद रख लेना, याद रहेंगी बातें, बहुत अच्छी बात है। अगला NC1, अगर मेरे पास r की वैल्यू 1 हो, अगर मेरे पास r की वैल्यू 1 हो तो जितना नंबर यहां होगा, जितना नंबर n की वैल्यू होगी, जितना जो भी नंबर हो n की वैल्यू, वही मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं बोल दूं 5C1 तो आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। सोल्व करके देख लेना, आंसर मिल जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जो भी हो, 1000C1 इक्वल टू 1000, 5000C1 इक्वल टू 5000, 3282 C1 3282। ठीक है, चलो अब बात करते हैं NCN की। अगर n और r, ये n है ना, ये r है, n और r की वैल्यू हमें बराबर हो, हमेशा बराबर हो, जब भी बराबर हो, n और r की वैल्यू जब भी बराबर हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब बोला मैंने 7C7 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या बोला मैंने, 7C7 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। याद रहेंगी ना बातें, भूलना नहीं है। और अगर r की वैल्यू n से एक छोटी हो, r की वैल्यू n से एक छोटी हो तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या होगा भाई, क्या होगा जल्दी बताओ, यहां पर n आ जाएगा। मतलब कि 7C6 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अगर मेरे पास ये चीज इससे एक छोटा हो, 500C499 इक्वल टू 500, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेशन करते रह जाओगे। बात समझ में आई, 500C499 इक्वल टू 500। मतलब कि अगर ये चीज इससे एक छोटी हो तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है आंसर में। बात समझ आ गई। आई थिंक 4 चीजें ये समझ में आ गई हमें। आई थिंक फैक्टोरियल तो तसल्ली से क्लियर हो गया होगा, और कॉम्बिनेशन का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है मैं उसकी बात करता हूं। किस बात करता हूं, कैलकुलेटर की। अच्छा, कैलकुलेटर का मतलब, हां वही कैलकुलेटर भाई, वही कैलकुलेटर जो हम लोग यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर क्या सीन है, एग्जाम में हम लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्या बोला आपने, ये सोच रहे हो ना, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ऐसे कैसे। हां भाई, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के अंदर जहां भी हो, किसी भी इंजीनियरिंग में, बीटेक में हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग कैलकुलेटर का मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं भाई, नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर होता है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक होता है प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर, थोड़ा कॉस्टली भी आता है, वो मत ले लेना, केस बन जाएगा एग्जाम के अंदर जाकर के। प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड बट साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। हमारे कुछ महारथी टीचर्स होते हैं कॉलेज के अंदर जो बोलते हैं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हां बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, जाके पता कर लेना। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स अलाउड कर देते हैं, बोल देते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। भाई आराम से, पक्का कैलकुलेटर अलाउड है। और मैं बताता हूं तुम क्या बोलोगे उनको। जो भी टीचर कहे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप बोलना कि सर आंसर शीट देखी है, आंसर शीट के पहले पेज पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। पेज होता है ना फर्स्ट, तो पहले पर तो अपना सारा डिटेल फिल करना होता है, उसके बाद बैक साइड में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां लिखा होता है प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड। नोट कर लो मेरी बात को, जो बोले बोल देना, मैम प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर के लिए बोला है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए नहीं बोला। और जो सीनियर टीचर होते हैं ना, उनको सबको पता होता है कैलकुलेटर अलाउड है। तो भाई साहब कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है। ठीक है, आप जाकर के अपने शॉपकीपर पर, किसी भी शॉपकीपर वाले को बोल देना भाई साहब साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दो, प्रोग्रामिंग नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दो, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर दे देगा। आई थिंक 380 से 450 के बीच में लोग देते हैं, आप लोग खरीद लेना। हाँ कॉस्टली है थोड़ा सा, लेकिन काम बहुत आएगा, बहुत काम आएगा। यहां भी काम आएगा, आगे के जो सब्जेक्ट्स होंगे ना उनमें भी काम आएगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं सब में अलाउड होता है कैलकुलेटर। ठीक है, चलो तो बच्चों सुनो ध्यान से, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेना कौन सा है,
FX 82MS, ये कैलकुलेटर ले लेना। मेरे हिसाब से मेरे पास यही वाला कैलकुलेटर है, FX 82MS, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ये ले लेना आप लोग, ठीक है। 350 से 380 से लेकर के 450 तक के बीच में मिल जाएगा। कैसियो का होता है, कैसियो कंपनी का होता है, ठीक है। बढ़िया कैलकुलेटर होता है, मुझे भी 15-20 साल हो गए यूज करते हुए उसको, ठीक है। तो भाई सही है, इसको यूज करोगे आपका काम चल जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना मेरी, ठीक है। अच्छा चलो, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर में करना क्या है, हम लोग चलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर, बताता हूं कि कैसे फंक्शनिंग होगी उसकी सारी, और उसके अंदर जो सारे फंक्शन बाइनोमियल थ्योरम में यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे आप लोगों को डिटेल में बताता हूं। तो चलो चलते हैं। तो बच्चों चलो अब बात करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की। कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज करना है वो सामने आपके दिया हुआ है। ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है FX 82MS। खैर इसका अब डिजाइन चेंज हो गया है मार्केट के अंदर, लेकिन सारी फंक्शनिंग वही है जो इस कैलकुलेटर के अंदर है। तो बच्चों इसके अलावा कुछ और भी कैलकुलेटर आते हैं। अगर मैं बताऊं इसका प्राइस मार्केट में तो आपको अवेलेबल हो जाएगा 350 से लेकर 450 रुपए तक के बीच में। कुछ 350 में देते हैं, कुछ 400 में, कुछ 450 में। तो चलिए बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन ऑफ कैसे होगा हमारा कैलकुलेटर, हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर FX 82MS। बच्चों इस नाम को याद रख लेना, कैसियो का FX 82MS। ये जाकर के शॉपकीपर को बोलना तो मिल जाएगा। बच्चों ऑन करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, ये की है, इसको प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। खैर ऑन करना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को ऑफ करने का नहीं मालूम होता है कि कैलकुलेटर कैसे ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑफ अगर किसी भी की के ऊपर देखोगे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस AC के की के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर छोटा छोटा येलो कलर में ऑफ लिखा हुआ है। तो ऑफ करने के लिए अगर इसको दबाओगे, इसको प्रेस करोगे तो ऑफ नहीं होगा। तो क्या किया जाए ऑफ के लिए? तो बच्चों इसमें जितनी भी फंक्शनिंग दी हुई है जो येलो कलर से लिखी हुई है, क्या बताया मैंने, जो येलो कलर से लिखी हुई है ऊपर की तरफ, किसी भी की से ऊपर की तरफ, जैसे यहां पर AC के ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, यहां पर 10 के ऊपर 10 इनवर्स लिखा हुआ है। तो अगर उन येलो कलर वाले फंक्शन को यूज करना है तो हमें शिफ्ट दबा करके फिर उस की को दबाना होगा, तो येलो कलर वाला फंक्शन यूज होगा। मतलब कि एक की से एक से ज्यादा फंक्शन किए जा सकते हैं। तो बच्चों अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और उसके बाद AC वाला की प्रेस करूंगा, तो देखो आपका कैलकुलेटर ऑफ हो चुका है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शनिंग की। तो सबसे पहले हमारे बाइनोमियल थ्योरम में यूज होने वाले जो हमारा पहला फंक्शन है फैक्टोरियल, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर फैक्टोरियल कहां लिखा हुआ है, तो x इनवर्स वाले की के ऊपर येलो कलर में x फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अब समझ में आ ही गया होगा। तो x फैक्टोरियल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो किसी भी की को दबाएंगे, की को दबाने के बाद शिफ्ट दबा करके x इनवर्स वाला की प्रेस करेंगे तो x फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब कि सपोज करो हमें निकालना है 5 फैक्टोरियल, तो पहले आप अपनी नोटबुक में सोल्व करो 5 फैक्टोरियल कैसे होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 120। चेक करते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, 5 दबाया, 5 फैक्टोरियल निकालना है ना, 5 दबाया। उसके बाद मुझे फैक्टोरियल लगाना है, फैक्टोरियल के लिए कोई डायरेक्ट की नहीं है, तो शिफ्ट क्लिक करके मैंने x इनवर्स किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 120। आई थिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं इससे आगे के फंक्शन की। तो अगला फंक्शन आता है हमारे पास NCR। याद होगा मैंने बताया था NCR एक फंक्शन होता है। तो NCR का यूज करने के लिए ये देखिए x इनवर्स वाले की के बगल में x NCR का की दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 5C2 निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑन को प्रेस कर दें, 5 NCR 2, तो यहां पर लिख करके आ गया 5C2। NCR वाला की प्रेस करोगे तो ओनली यहां पर C लिखा हुआ आएगा, मतलब आपका C वाला काम कंप्लीट हो गया है। और यहां इक्वल प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10।
अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आपका आंसर 10 आ जाएगा। एक बार और निकाल कर देखते हैं। सपोज करो हमें निकालना है 8C5, तो 8 एनसीआर वाला की और 5, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को फैक्टोरियल भी समझ में आ गया होगा और एनसीआर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं कुछ पावर वाले फंक्शन की। हाँ, इसमें पावर भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर मुझे 8 का स्क्वायर करना हो तो दो तरीके हैं। एक तो 8 इंटू 8 कर सकते हो आप, और दूसरा तरीका है 8, और ये देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर आप ये क्लिक कर दोगे तो मेरे पास सीधा आंसर आ जाएगा 64। मतलब स्क्वायर के लिए डायरेक्ट एक की दी हुई है यहाँ पर। अगर मुझे क्यूब करना है तो 8, और यहाँ पर क्यूब की दी हुई है, तो क्यूब प्रेस कर दोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 512। ठीक है, तो आई थिंक स्क्वायर भी समझ में आ गया होगा, आपको क्यूब भी समझ में आ गया होगा। अगर इससे ज्यादा की पावर करनी है, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम में ज्यादा पावर हो सकती है, 10 12 15 पावर हो सकती है, तो अगर हमें वो यूज करना है तो क्या करेंगे? तो देखो यहां पर ऊपर की तरफ करके एरो का साइन दिया हुआ है, इसको पावर का साइन करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मुझे निकालना है 6 की पावर 5, तो क्या करेंगे? तो 6 पावर 5 और इक्वल टू कर देंगे, हमारा आंसर आ गया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और निकाल के देखते हैं। 4 की पावर 7, तो 4 पावर 7 इक्वल टू मेरे पास आंसर आ गया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा पावर भी। इसके अंदर स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये स्क्वायर रूट के लिए की है। क्यूब रूट के लिए मेरे पास कहाँ से जाएंगे? हम लोग को यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। देखो येलो कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर क्यूब रूट से ज्यादा करना है, क्यूब रूट के लिए स्पेशल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो इस तरह से कैलकुलेटर की जितनी फंक्शनिंग हमारे सिलेबस में होनी है वो सारी आप लोगों को मैंने बता दी है। उसके अलावा भी साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। धीरे 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 करके आपको सारी फंक्शनिंग समझ में आ जाएंगी, आप यूज करने लगिएगा।